मिडिल ईस्ट हालत जंग में है। The Middle East is now engulfed in a war of terrifying unpredictability. ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को शहीद कर दिया गया। ईरान इस वक्त 9 मुल्कों के साथ जंग लड़ रहा है और यूके ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम अपनी एयर बेसिस इस जंग के लिए देने के लिए तैयार हैं। The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. ईरान ने एट द सेम टाइम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है, यानी दुनिया की सप्लाई लाइन को चोक कर दिया गया है। Attention all ships, this is Sepah Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. 1 मार्च को ईरानियन स्टेट मीडिया ने कंफर्म किया है कि आयतुल्लाह खामेनी शहीद हो चुके हैं। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनी در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند. लेकिन सिर्फ वही नहीं, 86 साल की उम्र में वो, उनके साथ उनकी बेटी, उनका दामाद, उनका पोता भी शहीद कर दिए गए। दुनिया में, मुस्लिम दुनिया में इस वक्त गम और गुस्से की लहर दौड़ रही है और आई हैव बीन वेरी केयरफुली वॉचिंग एवरीथिंग फॉर द पास्ट 2 डेज। जो कुछ हो रहा है मैं और मेरी टीम केयरफुली इसको देख रहे हैं और हमने इस पर अभी तक कोई बात नहीं की थी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर इस चैनल पर आपने मेरी कोई भी वीडियो देखी है, आज की वीडियो और इसके बाद आने वाली तमाम वीडियोस बहुत फर्क होने वाली हैं, बड़ी मुख्तलिफ होने वाली है। मुझे 6 साल लगे इस टीम को नर्चर करने के लिए। इस 6 सालों के अंदर जो टीम मेरे पास मौजूद है, बहुत से ऐसे थे जो लिबरल्स थे, बहुत का थॉट प्रोसेस कुछ और था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कन्वर्ट हुए हैं और अब वी हैव डिसाइडेड कि जो हम स्लो बिल दे रहे थे ना आपको, स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें समझाने की कोशिश कर रहे थे, वक्त आ गया कि आंखें खोली जाएं सबकी और जो जो डिसेप्शंस आपके सामने ये दुनिया प्रेजेंट करती है ये आपको बताई जाएं, ताकि आपकी आने वाली नस्लें देख सकें कि क्या खिलवाड़ आपके साथ किया जाता है। कहानी शुरू होती है 28 फरवरी 2026 को सुबह 9:45 में, जब ईरान के अंदर एक नॉर्मल दिन था। लोग अपने दफ्तर जा रहे हैं, बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं और तब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर्ड शिप्स यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेरार्ड फोर्ड, जो कि पहले से सऊदी अरेबिया में और मेडिटेरेनियन में हफ्तों से मौजूद थे, 14 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स टॉमाहॉक मिसाइल से लोडेड, इसके अलावा 150 से ज्यादा अमेरिकन एयरक्राफ्ट जिसमें F-22, F-35, F-15, F-16, इसके अलावा B-2 बॉम्बर्स भी शामिल हैं जो उड़कर अमेरिका से पहुंचे इस जंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तकरीबन 200 के करीब इजरायली फाइटर जेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पिछले 12 घंटों के अंदर हजारों स्ट्राइक्स हो चुकी हैं। नवा शहर, तेहरान, इस्फहान, कौम, खरज, करमनशाह, तब्रेज, वो शहर, शिराज, उर्मिया और लूकस ड्रोन्स, वो लूकस ड्रोन्स जो अमेरिका में सुसाइड ड्रोन्स कहलाते हैं, यानी वन साइडेड टिकट होता है, जाते हैं पर वो लौट कर आते नहीं है। पहला नंबर आता है कि 201 इरानियंस इसमें शहीद हो चुके हैं और उसके बाद रेड क्रिसेंट की गिनती खत्म हो जाती है। कुछ देर के बाद ट्रंप ट्रुथ सोशल के ऊपर ट्वीट करते हैं कि खामेनी, वन ऑफ द मोस्ट इविल पीपल इन हिस्ट्री, इज डेड। और उसके साथ ही शामखानी शहीद हुए, ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी पाकपोर शहीद किए गए, IRGC के कमांडर इन चीफ नासिर ज़ादे भी शहीद हुए जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे। इसके अलावा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को भी शहीद किया गया। एक ऑपरेशन के अंदर ईरान की टॉप लीडरशिप को साफ कर दिया गया। अब इसके बाद क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुस्लिम दुनिया से कोई रिएक्शन नहीं आएगा? इस वक्त रिएक्शन आ रहा है और इनकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ आ रहा है। इनका ये ख्याल था कि ईरान के अंदर जब रिएक्शन आएगा तो रजा पहलवी के फॉलोअर्स बाहर निकलेंगे, वो फॉलोअर्स जो लिबरलिज्म का झंडा उठाकर निकलेंगे, लेकिन रिएक्शन तो बड़ा मुख्तलिफ आया। ईरान के अंदर IRGC की सपोर्ट में, रेवोल्यूशन की सपोर्ट में, आयतुल्लाह खामेनी की सपोर्ट में रिएक्शन आया। ईरान खड़ा है,
ईरान ने तो घुटने नहीं टेके। लेकिन एक बड़ी मजेदार कहानी आपको सुनाता हूं, और ये कहानी अभी अभी रिपोर्ट की है वॉशिंगटन पोस्ट ने। और वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि 4 लोगों से कंफर्म की हमने ये बात, जो वहां पर मौजूद थे, जो इस पूरे वाकये को जानते हैं, कि 2 लोगों ने कन्विंस किया है ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन 2 लोग हैं जिन्होंने कन्विंस किया है ट्रंप को कि इस जंग में आए और इस जंग में रहें। पहले तो आपको समझ में आते हैं कि फेक कंट्री का, फेक स्टेट का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, और नेतन्याहू के अलावा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से मोहम्मद बिन सलमान ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ट्रंप को कह रहे हैं कि इस जंग के अंदर अभी रहना है। दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान के अंदर एक रिएक्शन नजर आता है कि 1 मार्च 2026 को कराची के अंदर यूएस कॉन्सुलेट पर हमला होता है, 22 लोग मारे जाते हैं, 120 से ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहा है। और कराची में इस वक्त 10, करदू में 12, इस्लामाबाद में 2, और एक खातून है जो कहती है मीडिया को कि हम उम्मत के लिए खड़े हैं। ये है पाकिस्तान, ये है उम्मत। लेकिन सवाल ये है कि रॉयटर्स और इप्सॉस एक सर्वे कंडक्ट करते हैं अमेरिका के अंदर, और वो सर्वे कहता है कि 4 में से 1 अमेरिकन है जो जंग की फेवर में है, यानी 75% इसकी फेवर में ही नहीं है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को क्या अपना पॉलिटिकल करियर नजर नहीं आ रहा था? ट्रंप को इस जंग में कूदने की जरूरत क्या थी? नेतन्याहू एग्जैक्टली इस जंग से हासिल क्या करना चाहते हैं? और एक और प्लेयर है जो आपको जानना जरूरी है कि उसने इस जंग का आगाज किया, लेकिन किसी ने अभी तक उसके बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं की। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेजिम चेंज ऑपरेशन। ट्रंप ने कहा है कि वी आर डूइंग दिस फॉर द फ्रीडम ऑफ इरानियन पीपल। लेकिन सवाल है, और बड़ा मासूमाना सवाल है, कि क्या बॉम्ब गिराने से भी कभी रेजिम्स चेंज हुई हैं? कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ? या आपको नहीं पता, या आपको नहीं आइडिया कि मुल्क चलाए कैसे जाते हैं, जंगें लड़ी कैसे जाती हैं? अगर आप ये रीजन देते हैं कि रेजिम चेंज है, तो लेट्स गो बैक लिटिल इन द हिस्ट्री। इराक में 2003 में सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट के खिलाफ बमबारियां की गई, सद्दाम को गिराया गया। नतीजा क्या निकला? 23 साल के बाद भी इराक तबाहो बर्बाद है। शिया, सुन्नी, कुर्द 3 सेक्शंस के अंदर मुल्क बट गया। और उसके बाद अगर आप इसको एग्जैक्टली देखेंगे कि इराक में हुआ क्या, तो आपको समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली यहूदी डॉक्ट्राइन है कि जहां पर ओदेद येनॉन प्लान पूरे का पूरा अमल पैरा हो रहा है। I'll talk more about that in a little while. लिबिया के अंदर 2011 में कद्दाफी को गिराया गया। नतीजा क्या निकला? लिबिया आज भी तबाह बर्बाद है। अफगानिस्तान 20 साल बूट्स ऑन द ग्राउंड थे आप। नतीजा क्या निकला? क्या वहां पर रजीम चेंज हो गई? दोबारा तालिबान ही हुकूमत में आ गए। हमेशा याद रखें कि अगर कोई रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हो भी जाए तो उसके लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड की जरूरत होती है। लेकिन ईरान का प्रॉब्लम ये है कि ईरान एक फ्लैट सरफेस नहीं है। ईरान के अंदर आप बूट्स ऑन द ग्राउंड कर भी नहीं सकते, क्योंकि ईरान के अंदर ज़ग्रोस की माउंटेन्स हैं, अल्बोर्स की माउंटेन्स हैं, और उसके बीच में ईरान है जहां पर टैक्टिकली आपका बूट्स ऑन द ग्राउंड का ऑपरेशन इंतहाई मुश्किल हो जाता है। लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड की प्रिपरेशन के साथ तो आप आए भी नहीं थे। आप एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आए हैं और आप जहाजों के जरिए, एयरफोर्स के जरिए, नेवी के जरिए ये जंग लड़ना चाहते हैं। दैट मीन्स कि रेजिम चेंज आपको भी पता है इस तरीके से नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने दुनिया को ये बहाना बनाया और दुनिया ने मान लिया। लेकिन फिर आपको अंदाजा हुआ कि ये तो पॉसिबल नहीं है जब तक लोग खुद सड़क पर ना निकलें और सड़कों पर आकर खुद इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश ना करें। तो फिर अमेरिका ने और इसराइल ने क्या कहना शुरू कर दिया कि ये आपकी हुकूमत है, सड़क पर निकलें, इक़्तिदार को अपने हाथ में लेने की कोशिश करें। कोई निकला? कोई नहीं निकला। दैट मीन्स कि आपका प्लान फेल हो गया, और जिसको सोशल मीडिया पे कहते हैं कि मोए मोए मोमेंट हो गया। उसके बाद एक दूसरा एक्सक्यूज दिया गया है कि एटॉमिक बॉम्ब बना रहा था ईरान। अब मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में आपको तफसील से बताया कि ईरान के पास ना तो प्लान है, ना ईरान का इरादा है, ना ईरान एटॉमिक बॉम्ब बना रहा था। मजे की बात यह है कि 27 फरवरी को ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा है कि ईरान ने एग्री कर लिया था।
हर चीज पर एग्री कर लिया था, हर पॉइंट को एक्सेप्ट कर लिया था और लोएस्ट पॉसिबल लेवल के ऊपर न्यूक्लियर मटेरियल को अफसर्दगी को लेकर आने के लिए भी तैयार था। डील होने वाली थी, यह भी क्लियर हो गया था कि उस डील के अंदर कौन से पेन रखे जाएंगे साइन करने के लिए। और रिपोर्टर्स तो यहां तक रिपोर्ट करते हैं कि ईरान ने कहा था कि 12 मॉन्ट ब्लैंक के पेन रखे जाएं और वो 12 मॉन्ट ब्लैंक के पेन तक खरीद लिए गए थे, लेकिन अगली ही सुबह ऑपरेशन शुरू कर दिया। सो दैट मीन्स के निगोशिएशन तो आपका टारगेट था नहीं। और यही अगर आप पैटर्न देखें 2015, 2025, 2026 एग्जैक्टली एक ही पैटर्न है। मिडिल ईस्ट के एक डिप्लोमेट कहते हैं कि येट अगेन व्हेन नेगोशिएशंस गेट क्लोज टू सक्सेस, इजराइल हैज इंटरवीन्ड टू प्रीएम्प्ट डिप्लोमेसी। यानी एक बार फिर इसको हटा दिया गया, यानी कोई डिप्लोमेसी नहीं चाहिए, कोई नेगोशिएशन नहीं चाहिए। तो अगर रिजीम चेंज था तो वो तो आपको भी पता किस तरीके से होता नहीं है। अगर एटॉमिक बॉम्ब के हवाले से, न्यूक्लियर प्लान के हवाले से था तो ऑलरेडी ईरान एग्री कर रहा था। तो फिर प्रॉब्लम क्या था? एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम ये है कि ईरान वो वाहिद मुस्लिम कंट्री है जिसमें नहीं कहने की सलाहियत मौजूद है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बड़ा तफसील से बताया था। मैंने ये कहा था कि अमेरिका सिर्फ एक चीज चाहता है, अमेरिका ईरान से टोटल सरेंडर चाहता है और ईरान ने टोटल सरेंडर करने से इनकार कर दिया। अगर किसी मुल्क में अभी भी स्पाइन बाकी है, रीढ़ की हड्डी बाकी है, तो वो ईरान है और ईरान ने मना कर दिया। और इनको ये लगता है कि एक आध शहादत से या 47-48 लोगों की शहादत से रिजीम चेंज हो जाएगा और इनका मिशन कामयाब हो जाएगा और ईरान घुटनों पे आ जाएगा। ये इनकी खाम ख्याली है। मैं आज ईरान के बारे में बात नहीं कर रहा, वजह यह है कि मैं ये बातें आपसे पिछले 1 साल से कर रहा हूं। मैंने मई लास्ट ईयर भी आपको बताया ईरान के बारे में, उसके बाद मैंने 6 महीने पहले भी ये पूरा ब्लूप्रिंट आपको समझाने की कोशिश की और आज भी ये बात कर रहा हूं। उसकी वजह ये कि द राइटिंग इज ऑन द वॉल। मैंने डॉक्टर इसरार को बहुत तफसील से पढ़ा है, उनके प्रेडिक्शंस को देखा है, एंड आई सल्यूट दैट जेंटलमैन एंड आई ऑलवेज प्रे फॉर हिम कि अल्लाह उनके लिए आखिरत में उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने उस जमाने में वो सब कुछ खोलकर आपको और मुझे बताने की कोशिश की जो आज दुनिया में आप होता हुआ देखते हैं। जहां तक रही मेरी बात, मेरा ताल्लुक है अहले सुन्नत वल जमात से। मैं सुन्नी हूं, लेकिन फिर भी मैं ईरान की सपोर्ट इसलिए करता हूं क्योंकि ईरान नहीं कहने की हिम्मत रखता है। और अभी आप ये देखें, 1 मिनट के लिए सोचें, ये बात ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। 1 मिनट के लिए सोचें, जैसे ही आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की खबर आई थी, उसके बाद पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर मिजाज क्या था? हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, अगली बारी किसकी है, अगली बारी किसकी है। मोराल कितना डाउन हो गया था कि हम तो कहीं खड़े नहीं हो सकते, हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठा सकता यहां पर। इसीलिए ये एक मुल्क बाकी है जिसकी बका आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अब जरा इस जंग के दूसरे एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। जब कहीं पर जंग छिड़ती है तो कोई एक प्लेयर नहीं होता है जो अपने मकासद अचीव करने की कोशिश करता है। हर प्लेयर का एक अपना मकसद होता है, अपनी गेम होती है। इस सब के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कुछ और हासिल करना चाहता है, नेतन्याहू कुछ और हासिल करना चाहता है, एंड देयर आर अदर प्लेयर्स एज वेल। इसी के अंदर एक प्लेयर है जिसको आप चाइना के नाम से जानते हैं। अगर आप चाइना को समझें तो चाइना अपना तेल अपने मुल्क को चलाने के लिए, अपनी फैक्ट्रीज को रन करने के लिए उसे हर रोज 11.6 मिलियन बैरल्स की जरूरत पड़ती है। तो ये तेल चाइना लेता कहां से? वेनेजुएला से लेता है, चाइना इराक से लेता है, चाइना ये तेल ईरान से लेता है, चाइना ये तेल रशिया से लेता है, और ये सारा तेल समंदरों के जरिए गुजरता है। जब सिंगापुर के पास, मलाका आइलैंड्स के पास अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े खड़े कर दिए तो उसका मतलब ये था कि चाइना की सप्लाई लाइन को किसी भी वक्त रोका जा सकता है। चाइना ने इसका सोल्यूशन क्या निकाला? चाइना ने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि हम पाइपलाइन के जरिए ज़ेरे समंदर हम मुल्कों के अंदर से इस पाइपलाइन को गुजारेंगे और अपने तेल की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। और फिर आपने क्या देखा? आपने दुनिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देखा जिस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना ने खर्च किए। म्यांमार के थ्रू पाइपलाइन
थाईलैंड के थ्रू पाइपलाइन, पाकिस्तान के थ्रू पाइपलाइन। ये पाइपलाइंस का मकसद क्या है कि जो समंदरों पे अमेरिका 80 साल से राज कर रहा है, इस राज को ब्रेक करना और अपनी सप्लाई लाइन को इंश्योर करना। अमेरिका को खुद रोजाना 13.5 मिलियन बैरल ऑयल की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपने ये देखा कि 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला में मडूरो को कैप्चर करने के बाद उनके तेल को अमेरिका ने हथिया लिया, यानी अपनी सप्लाई लाइन अमेरिका ने ऑलरेडी सीधी कर ली, बिकॉज शेल ऑयल है और अमेरिका को उसी की जरूरत है। तो अमेरिका ने अपने आप को सेव कर लिया और नतीजे में अमेरिका ने ऑलरेडी एंटिसिपेट किया था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चाइना की 45% सप्लाई लाइन को चोक कर देना, रोक देना, और ये अमेरिका ने करने की कोशिश की है। इसलिए उन्होंने ईरान के आसपास अपने बहरी बेड़े भी खड़े कर दिए हैं टू इंश्योर कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अमेरिका बार बार सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि ये दुनिया बाइपोलर से मल्टीपोलर से एक बार फिर यूनिपोलर बन जाए, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? और फिर आपने देखा कि चाइना ने क्या किया। चाइना ने इस पूरी जंग के बारे में सिर्फ एक काम किया, उसने कंडेम किया और डी एस्केलेशन की बात की। नथिंग मोर देन दैट। लाइक लिटरली दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट ऑफ चाइना। इससे ज्यादा तो किसी चीज की आप उम्मीद लगा नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाइना एक कोल्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी और की जंग में, किसी और के फड्डे में चाइना कूदना नहीं चाहता। सो यूनाइटेड स्टेट्स चाइना का तेल रोकना नहीं चाहता है, वो चाइना को सिर्फ एक सिग्नल देना चाहता है कि अगर हम चाहेंगे तो हम ये भी कर सकते हैं। इस जंग के पीछे चंद और बड़े रीजंस हैं जो आपको समझने चाहिए, जिसके अंदर ग्रेटर इसराइल शामिल है, जिसके अंदर ओदेद येनॉन प्लान शामिल है कि कैसे उस प्लान पर अमल किया जाता है। इसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स की बैंक्रप्सी और उसका फाइनेंशियल मॉडल शामिल है कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि दुनिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर जाएं और तेल की कीमत दुनिया में कहां तक पहुंच जाए, जिसका जिक्र मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आपके साथ कर चुका हूं। लेकिन इन तमाम चीजों पर बात करूंगा मैं अगली वीडियो में। इस वक्त ये समझते हैं कि जो सबसे बड़ा प्लेयर है जिसने इस जंग का आगाज किया वो कौन है। आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले ईरान के अंदर एक बाल के मुजस्समे को जलाया गया। सवाल यह है कि ईरान को क्या पड़ी थी, लिटरली क्या पड़ी थी कि एक बाल के मुजस्समे को बाहर निकालकर उसको जला दिया जाता। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जंग शुरू की है सेटनिस्ट्स ने, और ये सेटनिस्ट चाहते क्या है? ये सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि कंप्लीट टोटल सरेंडर हो जाए वॉर मशीनरी के सामने। हर मुसलमान अपने घर में बैठा हुआ ये सोचे कि मैं इन लोगों से लड़ नहीं सकता, मफाहमत की बात करे, अपने आप को बचाने की बात करे, अपने मुल्क की बात करे, उम्मत की बात हरगिज ना करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि अगर मेरे पास लिटरली ये ऐनक है और मुझे पता है कि दुश्मन की कितनी बड़ी फौज है, जिसके पास B-2 बॉम्बर्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, F-35 हैं, एयर कैरियर्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो भी मैं जंग में जाऊं, क्योंकि ये ईमान का तकाजा है। ये आपको डराना चाहते हैं ताकि हर इंसान अपने अंदर ये फील करे कि मैं कमजोर हूं, मैं उठ नहीं सकता। मेरे ख्याल से तारीख में 2 बहुत बड़े वाकयात रहे हैं हम मुसलमानों के लिए जो पाकिस्तान में हैं, कि जिनकी बाद तारीख बदल गई। और आपने वो देखा कि 1916 में जब एग्रीमेंट साइन किया गया, जब साइक्स पिकट एग्रीमेंट हुआ, जिसके नतीजे में आपने देखा कि सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया। लिटरली मैं कभी कभी सोचता हूं कि जिस दिन सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ होगा, यानी एक खिलाफत का खात्मा हुआ होगा और छोटे छोटे मुल्कों में नेशनलिस्ट हरिक को बना दिया गया होगा, तब मुसलमानों का हौसला कितना पस्त हो गया होगा। एंड लाइकवाइज 1974 में पाकिस्तानियों का हौसला कितना पस्त हुआ होगा जब उन्होंने 1971 में बांग्लादेश को खो दिया और 1974 में इंडिया ने अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर दिया, तब भी हौसला कितना पस्त हुआ होगा। लाइकवाइज ये क्या करना चाहते हैं?
ये आपके हौसले पस्त करना चाहते हैं ताकि आप इनके साथ डील बनाने की कोशिश करें, इनको सलाम करने की कोशिश करें, इनके आगे झुक जाने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत का और उसके आगे टोटल सरेंडर करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो ईमान का हिस्सा है, ये आपसे छीन लिया जाए। मुझे कितने ऐसे मैसेजेस आए हैं आप लोगों के, जहां पर आप लोगों ने ये कहा है मुझे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पे, यूट्यूब के ऊपर आप ये बातें करते हैं कि पाकिस्तान को अपने आप को बचाना कैसे, अगली बारी किसकी होगी। कैन यू जस्ट इमेजिन, कितना फुलिश क्वेश्चन है ये ईमान का कितना गिरा हुआ लेवल है कि हम बारी ढूंढ रहे हैं कि हमें तो ये यकीन है कि हमने पिट जाना है, हमने मर जाना है, हमने इनके आगे खड़ा नहीं होना है, हमने अपने बीवी बच्चों को सिर्फ बचाने की कोशिश करनी है, हमने अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। सब अपनी तरफ से नफसी 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 कर रहे हैं, और ये है वो मुसलमान मुल्क कि जिनको देख के शर्मिंदगी होती है। इसीलिए इन डिसेप्शंस को खोल खोल कर बताना जरूरी है। ये एप्स्टीन फाइल्स, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, दे ऑल आर पार्ट ऑफ दिस। कि बार बार आपको सिर्फ एक ही चीज साबित करना चाहते हैं, दैट वी आर द चोजन वंस। लेट मी टेल यू, ये इतने कमजोर हैं, ये इतने इखलाक के मामले में करप्ट हैं कि ये कहीं से भी चोजन वंस नहीं हैं। और इनको लिटरली एक ईरान, क्या ईरान से भी छोटा मुल्क कि जिसके अंदर ईमान की ताकत हो, वो सिरनुगू करा सकता है, वो नीचे झुका सकता है, वो इन्हें गिरा सकता है। सिर्फ आपको ईमान की जरूरत है। आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा।